नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लगातार मुझसे कहा जा रहा था, 2 दिन से मैं लगातार टाल रहा था। लोग मुझसे कह रहे थे कि आप कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर है उस पर अपनी राय दीजिए, और मैं उसे टालता रहा क्योंकि मुझे पता था कि कुछ इस समय इतना चार्ज एटमॉस्फेयर है कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाह रहा है। ऐसे में कोई आदमी अगर कोई तीसरा पहलू लेके आए, तीसरा पक्ष लेकर आए, तो वो उसको नकार दिया जाएगा और उसको बड़ी सारी समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन आज मैं कश्मीर फाइल पर बात करूंगा। आज मैं साफ साफ बात करूंगा और इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आपने आधे वीडियो में कोई निष्कर्ष निकाल लिया तो हो सकता है कि आप काम की बात मिस कर जाए। वैसे आप मेरे सारे वीडियो आखिर तक देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला वीडियो है जिसके लिए मुझे कहना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि मैं जानता हूं कि आप मेरे सारे वीडियोस आखिर तक देखते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो धीरे धीरे बढ़ेगा, कई पहलुओं को समेटेगा और आखिर तक जाकर आप किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। तो आज जय हिंद तक रुकना ज़रूर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी हाजिर हुआ। बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अपने मित्रों को आमंत्रित करना चाहें तो लिंक शेयर करके आमंत्रित कर लें। मैं अभी हाजिर हुआ। कश्मीर फाइल एक फ़िल्म आई है और इस फिल्म के आने के बाद एक ज़बरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है। और हंगामा खड़ा हो गया है ये भी आपको पता, फिल्म आई है ये भी आपको पता है। और इस फिल्म को जिसने देखा है और जिसने नहीं देखा है, सब लोग लठ लेके इस पे पिले हुए हैं। अब इस फिल्म का कथानक क्या है? कथानक है कश्मीरी पंडितों की जब उनको घाटी छोड़नी पड़ी, उनकी दर्दनाक दास्तान। उसके कुछ किस्से इस फिल्म में चुने गए हैं और उन किस्सों के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि उस दौरान कश्मीरी पंडितों का कितना उत्पीड़न हुआ। ये एक इस फिल्म का कथानक है। और अगर आप इसको सिर्फ इतना ही देख रहे हैं तो आपको येड़ा समझा जा रहा है, क्योंकि फिल्मकार येड़ा बनकर पेड़ा खाने के चक्कर में है। लेकिन वो इसके अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहता है और उसका मकसद कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा दिखाने से ज़्यादा कुछ कहने का है। फिल्म में बहुत भीवस और डरावने दृश्य डाले गए हैं। इतने डाले गए हैं कि मैं अगर उससे सिनेमैटिक लिबर्टी जो होती है, एक सिनेमैटिक लिबर्टी यानी एक आज़ादी है जिसमें वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है फिल्मकार, उसको बढ़ा चढ़ा सकता है, इसको एग्जेजरेट कर सकता है मनोरंजन की खातिर, फैंटासी की खातिर। और ये अधिकार होता है, ज़्यादातर फिल्मकार ये करते रहे हैं, तो उसमें भी अगर उसने कुछ दृश्यों को बढ़ा घटा कर दिखाते तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आप इतना भीभत्स चीज़ें नहीं दिखा सकते। आप उग्र दिखा सकते हैं, आप हत्याएं दिखा सकते हैं, लेकिन उनको भीभत्स नहीं बना सकते। अगर निर्माता और निर्देशक सेंसर बोर्ड से जुड़े हुए नहीं होते तो शायद ये फिल्म बहुत ज़्यादा कटने के बाद आपको मिलती। और मैं कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के बारे में चीटिंग की है, बेईमानी की है और इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जारी कर दिया है जिनका समाज पे और ख़ास तौर पे दर्शकों के मन पर अच्छा असर नहीं पड़ता। ये दोनों चीज़ें हैं जो सामान्य चीज़ें हैं जो किसी फिल्म में होती है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी फिल्मकार की लिबर्टी है कि वो क्या फ़िल्म बनाए, ये उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मेरा भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है कि मैं आपको गालियाँ देने लग जाऊँ। तो इस फिल्म के ज़रिए एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि उसने एक फ़िल्म बनाई है जिसमें उसने डाला है और उसमें उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन इस फिल्म का जो एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन आपको सच के लिफाफे में रख के झूठ पकड़ा रहा है। अब जब मैं ये लाइन बोलता हूँ तो आपके मन में ये चीज़ आने लगती है कि मैं कहीं ना कहीं उन तथ्यों को गलत बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो उसमें दिखाए गए हैं। लेकिन मैं उन तथ्यों को वैलिड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा था, सालों से आतंकवाद था,
और ये घटना भी उस आतंकवाद का भीवस्तम चेहरा थी, सबसे दर्दनाक चेहरा थी। लेकिन इस घटना के साथ साथ बहुत सारे पैरेलल्स चल रहे थे। बहुत सारे मुसलमान कश्मीरी ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे हिंदू कश्मीरी पंडितों को बचाया, उनकी रक्षा की और उनको शरण दी। और ये सारे उदाहरण एक साजिश के तहत सिरे से गायब कर दिए जाते हैं। हम में से सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है उसके पीछे अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। लेकिन ये बात अगर फिल्म निर्माता सिरे से गायब कर देता, छिपा देता, तो आप कहते कि उसने पाकिस्तान को बचा लिया। इसलिए उसने पाकिस्तान को बचाया भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान पे बहुत हल्का सा हाथ भर के आगे चला गया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की जो नीयत है, इस फिल्म का जो संदेश है, ये फिल्म समाज से जो कहना चाहती है, उसमें उसकी नीयत आतंकवाद पर प्रहार करने की नहीं है। वो आतंकवाद के बहाने कुछ खास लोगों के प्रति नफ़रत पैदा करना चाहती है, एक हेट डालना चाहती है। और उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो एक ख़ास कम्युनिटी के लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाकर आप एक ख़ास तरह की एक इस फिल्म के एक कैरेक्टर को, चाहे वो आप इसके कलाकार हों, इसके डायरेक्टर हों, दूसरी चीज़ों को ले लें, तो उनका एक ख़ास तरह का जो प्रोपेगेंडा है उसके साथ एसोसिएशन दिखता है। और फिल्म ये बनी है तो बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन इस फिल्म को टूटकर सब कुछ छोड़कर अगर बीजेपी की सोशल मीडिया सेल तरह तरह के मैसेज बनाकर लगातार वायरल करने की कोशिश करती है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इस फिल्म को, मैं कहूँगा माननीय मोदी जी भी इस फिल्म को, प्रधानमंत्री कोई ऐसा नहीं करेगा, प्रमोट करते हैं। इस देश में नफ़रत से भरी एक फिल्म को पुलिस वालों को दिखाया जाता है, सरकार उनको छुट्टी देती है, तो आप सोचिए कि किस तरह से आप पुलिस, जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, उसके दिमाग को जहरीला करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था वीडियो धैर्य से पूरा देखिएगा। इस देश में जब इस तरह की बातें होती हैं तो हम लोग बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। गुजरात में दंगा होता है तो इस देश के लोग, जिन वामपंथियों को और बुद्धिजीवियों को इस फिल्म में नीच दिखाया गया है, जिस मीडिया को बिकाऊ दिखाया गया है, वो लोग सरकार के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने दंगे फैलाए, ये गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड दंगा था, सरकार दंगा रोकने में विफल रही। इसी तरह से 84 के दंगे होते हैं तो कहा जाता है ये कांग्रेसियों का कमाल था, ये कांग्रेसियों की बदतमीजी थी, ये उनकी हिंसा थी। ये कहा जाता है कि वो दंगे सिख विरोधी दंगे थे। लेकिन कोई ये ना तो गुजरात में कहता, ना 84 में कहता कि हिंदुओं ने ये किया है, कभी कोई नहीं कहता। लेकिन कश्मीर के मामले में आपको बार बार आपके दिमाग में ये इंजेक्ट किया जा रहा है कि ये मुसलमानों ने किया है। ये सरकार की नाकामी नहीं है, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि उस वक़्त सरकार में कौन लोग बैठे थे। उस वक़्त देश का सांप्रदायिक माहौल जो पैदा और बनाया गया था, वो किन लोगों ने बनाया था, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ तक रखना चाहता हूँ कि भाई आप इतना सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं। अगर मुसलमान के लिए खिलाफ हिंसा हो तो वो हिंदू ने नहीं की है, अगर सिख के खिलाफ हिंसा हो तो हिंदू ने नहीं की है, और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा हो तो वो मुसलमानों ने की है। इस जगह पे जाके मुझे एतराज़ है। मेरा मानना ये है कि अच्छे मुसलमान भी हैं, बुरे मुसलमान भी हैं, अच्छे हिंदू भी हैं, बुरे हिंदू भी हैं, तो आप पूरी कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप पूरी कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बात आपके दिमाग में ना आई हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे देश में गाहे बगाहे सैकड़ों दंगे एक साल में होते हैं। कभी मुरादाबाद में हो जाता है, कभी मुजफ्फरनगर में हो जाता है, कभी असम में हो जाता है, कभी दिल्ली के सीलमपुर में हो जाता है, कभी त्रिलोकपुरी में हो जाता है, और वो दंगे हम सब देखते रहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि जिस तरह से लगातार सोसाइटी को चार्ज किया जा रहा है, अगर ये सारे दंगे एक साथ हो गए इस देश में, तो क्या सरकार को इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ना हो?
अगर एक साथ दंगे हो जाते हैं तो यूक्रेन में जितने लोग नहीं मारे गए हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ मारे जाएंगे। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, सेनाएं सेनाओं को मार रही हैं या नागरिक नागरिक को मार रहे होंगे। और अगर ये होता है तो इसकी भी चिंता कर लो नफ़रत फैलाने वालों, आज़ादी आपकी छिन जाएगी। देश में जहाँ कानून व्यवस्था की गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ बनती हैं, सरकार सबसे पहले ताकत अपने हाथ में लेती है, नागरिकों के अधिकारों का कीमा बना देती है। इमरजेंसी आपातकाल का प्रावधान है हमारे देश में। अगले कुछ सालों तक लोकतंत्र भूल जाना अगर इस तरह का मामला हुआ तो। कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोग ये सपना देख रहे हों कि इस देश में इतना बड़ा बवाल हो कि उसका फ़ायदा उठा के ना ईवीएम ना चुनाव, ज़रूरत ही नहीं है, हम स्थायी शहंशाह बन जाएंगे। हो सकता है, कोई भी कल्पना कर सकता है, क्योंकि हालात जो कह रहे हैं, कोई क्या कहता है इस पे नहीं जाना चाहिए, जो हो रहा है उस पे जाना चाहिए। और जो हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है कि कहीं ये एक ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि धीरे धीरे करके अमेरिकन साम्राज्यवाद वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहा है। बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे सरकारों को कब्ज़े में लिया जा रहा है, कहीं आईएमएफ की शर्तों के नाम पे, कहीं दूसरी शर्तों के नाम पे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बड़ा देश है। ये देश सबको आंखों में अखरता है। ये वो देश है जिसका प्रधानमंत्री आप कितना भी बोतल में उतार लें, लेकिन जब रूस से लड़ाई होती है तो वो एब्सटेन रहता है। वो कहता नहीं, हमारे देश का निष्पक्ष एक रहेगा स्टैंड और हम एब्सटेन करते हैं उस मतदान से, हम किसी का साथ नहीं देंगे। अमेरिका टापता रह जाता है। तो जब ऐसा देश होगा तो सबको आंखों में लगेगा। वो भी चाहेंगे कि यहाँ एक ऐसी सरकार आ जाए, जो सरकार जिसके सामने जनता की हैसियत कुछ भी ना हो, जिसको चुनाव की चिंता ना हो, जिसको जनता के पास ना जाना हो सकता है आपको मेरी बातें कपोल कल्पना लगें, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि जब भी किसी देश में आंतरिक कलह होती है, अनार्की फैलती है, तो जो बड़ी ताकतें हैं वो समाज पे कब्ज़ा कर लेती हैं। इस तरह का जो जहर है, इसमें अगर मान लीजिए कल के दिन मोदी जी नहीं, कोई मिस्टर ABC हैं और वो ये चाहते हैं कि अब मौके का फ़ायदा उठा के इस दंगे में मैं तानाशाही घोषित कर दूं या मैं इमरजेंसी लगा दूं, तो आप जानते हैं चार्ज एटमॉस्फेयर में क्या होगा, जहरीले माहौल में क्या होगा। देश का बहुसंख्यक आदमी कहेगा सही है, बहुत सही किया बॉस, आपने इमरजेंसी लगा दी, अब हमारा आदमी हमेशा के लिए हीरो बन गया, अब हम जो चाहेंगे करेंगे, ये उसके दिमाग में होगा। और इसलिए अधिकांश लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग में जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया है। तो इस चीज़ को समझिए। अगर कश्मीर के पंडित वहाँ से सताए गए, निकाले गए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनका काम उनकी रक्षा करने का था, ना कि उन लोगों की जो वहाँ क्या। कभी आप कहते हैं कि चोर इस्तीफ़ा दे जब आपके घर में चोरी होती है, कभी कहते हैं आतंकवादी इस्तीफ़ा दे, हटे सेना से। आप सरकार से ही कहते हैं आप सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं, इस्तीफ़ा दे दिए, सरकार की जवाबदेही है, बोलते हैं ना। तो इस केस में आपका गुस्सा सरकार के प्रति क्यों नहीं है, उस जगमोहन के प्रति क्यों नहीं है जो आधी रात को बुला के कश्मीरी पंडितों को कहता है कि भलाई इसी में है कि रातों रात कश्मीर छोड़ जाओ। ये फैक्ट है, किताबों में लिखा हुआ है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। आप क्यों नहीं सवाल पूछते हैं उस वक़्त की सरकार से, मुफ्ती मोहम्मद सईद से? आप क्यों भूल जाते हैं उस पूरे के पूरे दौर को जिसमें आईबी के एक एक जासूस की चुन चुन कर हत्या की गई थी कश्मीर में? और इसलिए की गई थी क्योंकि देश की सरकार डाटा उनके पास पहुंचा देती है, ये फैक्ट है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में अगर आप मुसलमानों को दोषी मानते हैं और बीजेपी को कहते हैं कि उसने जो है वो बहुत बढ़िया काम किया, सेवियर का आप कहिए, तो फिर आप ये भी कहिए कि भाई साहब हमेशा जब तक कांग्रेस का सरकार आ तो कश्मीरी राज कर रहे थे वहाँ, तो और किसी की चलती कहाँ थी। कश्मीर सरकार कांग्रेस के टाइम में तो कश्मीरी ही थे सारे के सारे। नेहरू खुद कश्मीरी थे, कश्मीरी पंडित थे, इंदिरा गांधी कश्मीरी पंडित थीं, राजीव गांधी थे, PN अक्सर थे, TN कौल थे, DP धर थे, BM कौल थे, विजय लक्ष्मी पंडित थे, शीला कौल थे, कौन कौन नहीं था। कोई कहीं राजभवन में बैठा होता था, कोई
कश्मीरी पंडितों का ही राज था। जिस दौर को आप कह रहे हैं कि जो दौर ख़राब दौर था, जिस दौर में पंडितों के खिलाफ माहौल बनाया गया, उस वक्त तो कश्मीरी पंडित बहुत पावरफुल थे। तो अगर आपके दिमाग में इस वक्त ये आ रहा है कि कश्मीरी पंडित होने से नहीं हो जाता कि कोई कश्मीरी पंडितों का हितैषी हो, तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि मुसलमान होने से ये नहीं हो जाता कि कोई आतंकवादियों का हितैषी हो। कश्मीर का आतंकवाद आयातित आतंकवाद है। कश्मीर में ज़्यादातर आतंकवादी सरहद पार से आते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ लुच्चे और कमीने लोग, संपत्ति के लालची लोग, वो हमारी दिल्ली में भी एक पड़ोसी के घर पे कब्जा करने की फिराक में रहते हैं, वो दूसरी जगहों पर भी फिराक में रहते हैं, कुछ वहाँ पे भी रहे होंगे। उनका कोई भी धर्म हो सकता है, वो भी चाह रहे होंगे कि ये पंडित जी यहाँ से चले जाएँ तो इनका बंगला बड़ा अच्छा है, मैं हड़प लूँ। बहुतों ने कोशिश की होगी, लेकिन ये एक समस्या है और इस समस्या का समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, ना कि एक नई समस्या खड़ी कर देने की आवश्यकता है। कश्मीरियों के प्रति नफरत थी, अब हम मुसलमानों के प्रति नफरत करेंगे। कश्मीर को बेहतर बनाना, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि मामला गड़बड़ है। कश्मीर में सरकार विफल हो रही है लगातार उसको शांत और बेहतर बनाने में, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम इस पर बात भी नहीं करेंगे कि किस तरह से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। इस फिल्म के शोर के अंदर लगातार बेची जा रही हैं, मैंने कई वीडियो बनाए हैं। हम इस पर बात नहीं करेंगे कि हमारी संपत्ति को हड़प लिया जा रहा है इसी शोर के बीच में। कहा जा रहा है 15 साल पुरानी हो गई, हमारे पिताजी की है। हम इस पर भी बात नहीं करेंगे कि किस तरह से हमारी सारी संपत्तियों को सर्वर में डाला जा रहा है, एक जगह रखा जा रहा है, उन संपत्तियों पे पूरी तरह से सरकार अपने शिकंजे में लेने जा रही है। हम उस पर बात नहीं करेंगे। जो धीरे धीरे एक तरफ तैयारियां चल रही हैं चीज़ों का केंद्रीकरण करने की, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम एक फिल्म पे बवाल काटेंगे और उस फिल्म का बवाल काटने के साथ साथ हम एक कौम से नफरत करेंगे। क्या ऐसा करने से आपको कुछ मिलने वाला है? क्या ऐसा करने से आपका कुछ भला होने वाला है? लेकिन आपका जो साथ के साथ बुरा हो रहा है। 9 दिल्ली के बराबर संपत्तियां देश की बेचे जाने के लिए रख दी गई हैं। इस देश में लोगों की कारें पकड़ पकड़ कर कबाड़ा की जा रही हैं। इस देश में लोगों की सारी संपत्ति के सबूत मांगे जा रहे हैं, ठीक वैसे जैसे लोगों से नागरिकता के सबूत मांगे गए थे। जैसे एक झटके में आपके सारे नोट कागज़ घोषित कर दिए गए थे, वैसे ही कुछ समय बाद आपकी सारी संपत्तियां सरकारी हो जाएंगी, तब तक जब तक कि आप उनको आके साबित नहीं करते कि वो आपकी हैं। ये सब हो रहा है बॉस, और आप यहाँ पे लगे हुए हो कश्मीर फाइल्स में। और इस कश्मीर फाइल्स के नाम पे आपके अंदर दिमाग में एक ऐसा बारूद भर दिया गया है जो किसी भी हल्की सी माचिस से चेत जाता है। नफरत से बाहर निकलिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस देश में साथ रहना के लिए अभिशप्त हैं। ये मान के चलिए कि आप ज़िंदगी में अलग रह ही नहीं सकते हैं। आपको भगवान का श्राप है कि आप साथ रहोगे, और प्यार से साथ रहोगे या भुजाएं फड़काते हुए साथ रहोगे, सिनेमा हॉल के खिलाफ नारे लगाते हुए साथ रहोगे, ये आपको तय करना है। हाँ, काम एक दूसरे के आप फिर भी आओगे। सड़क पे आधी रात को जब टैक्सी रोकोगे घर जाने के लिए तो धर्म नहीं देखोगे। अगर आपके पीछे गुंडे पड़े हैं और कहीं कुछ लोग खड़े हुए हैं तो आप ये नहीं देखोगे कि वो किस धर्म के हैं, आप जाके सहायता मांग लोगे। सड़क में आप प्यासे घूम रहे हो, कहीं पे पानी दिख रहा है तो ये नहीं पूछोगे कि उसका धर्म क्या है, मांग लोगे। लेकिन एक दूसरे के लिए मन खराब रखोगे और इन सारे मसलों से ध्यान कश्मीर फाइल्स पे ले आओगे। नाम तो ऐसा रखा है फाइल्स, जैसे सारे सबूत हों। जो भी है, चीज़ों को समझिए। ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये फिल्म ठीक उस तरह की फिल्म है जैसा कि आपका एक झूठा व्हाट्सएप मैसेज आता है, फेक मैसेज। ये फिल्म उस तरह की फिल्म है जिसमें कि बहुत सारे बकवासिए झूठ और बकवास को अपने भाषण में बोल रहे होते हैं और वो वीडियो आपको शेयर किए जाते हैं। ये वो फिल्म है जिसमें ये उस तरह की फिल्म है जिस तरह के 100 झूठ आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए जाते हैं। इस बार उसी झूठ को फॉर्मेट नया बना दिया गया है, उसको व्हाट्सएप मैसेज से फिल्म में बदल दिया गया है। इसमें आधा सच है। ये फिल्म पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमानों को दोषी मानती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये फिल्म नफ़रत फैलाने के लिए हिंसा को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। हिंसा हुई,
उस रूप में नहीं हुई जैसे कि फिल्मों में होता है, कटप्पा पेट में तलवार घोंस देता है, वैसी नहीं हुई थी। और इसको लेकर ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, क्योंकि फिल्म भी कहती है कि ये तो फिक्शन है। तो इसलिए मन को शांत रखिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, और जहाँ बिगड़ रहा है वहाँ फोकस लगाइए, ध्यान दीजिए। गाड़ी खतरे में है, थोड़ा आंदोलन कर लीजिए। घर खतरे में, चिंता कर लीजिए। भारत माता के टुकड़े बिखरे 9 दिल्ली के बराबर, उनको बचा लीजिए। रोजी रोटी बचा लीजिए। बच्चों के ऊपर फोर्स वैक्सीनेशन आने वाला है, छोटे बच्चों के ऊपर, उस पर सोच लीजिए। बुज़ुर्गों को बूस्टर लगाना पड़ेगा, उस पर सोच लीजिए। आज ही की खबर है, बहुत कुछ चल रहा है। मन को शांत रखें, काम धंधे में लगें। और जो नफ़रत की बातें करते हैं लोग, आप फेसबुक देख पढ़ते हैं या यूट्यूब पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, सबसे निवेदन है एक बार कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। उससे आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ सार्वजनिक रूप से शेयर करने वाली हैं, कौन सी चीज़ शेयर करने वाली नहीं है। और आप देख लें कि जो आदमी इन नियमों का उल्लंघन करके शेयर कर रहा है, इसका मतलब उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसको रिपोर्ट भी करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्में क्या करने के लिए समाज में आई हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों पर ऐतराज़ भी हुआ होगा, लेकिन मैं इस ऐतराज़ का जवाब तर्कों के साथ चाहता हूँ, गालियों के साथ नहीं। नमस्कार, जय हिंद।